अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन सर्कुलेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो दो कंपोनेंट हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन हार्ट और इसके अलावा जो है ब्लड को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर थर्ड कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है ब्लड वेसल्स। तो स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं। तो बेसिकली ये वो नालियाँ हैं, ये वो डक्ट्स हैं जो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड की सप्लाई को पूरी बॉडी के अंदर भेजती हैं। तो तीन तरह की ब्लड वेसल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। यही बेसिक पार्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें तीन मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन है आर्टरीज़, नेक्स्ट वन है कैपिलरीज़ और इसके अलावा थर्ड वन क्या है बेटा, वेन्स है। तो आर्टरीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, तो ब्रीफ से एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बाद में हम वन बाई वन इन सारी नालियों को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आर्टरीज़ के अंदर कैरी ब्लड अवे फ्राम हार्ट, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि हर वो वेसल जो हार्ट से दूर, यानी कि हम ये कह सकते हैं हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को सप्लाई करती है, उन नालियों को हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टरीज़ कहते हैं। क्लियर। और इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मोस्टली, इनके अंदर मोस्टली जो है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन कुछ नालियाँ ऐसी भी होती हैं, आर्टरीज ऐसी भी होती है जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बहरहाल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आर्टरीज़ कौन सी नालियाँ हुई, जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को सप्लाई करती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर मोस्टली जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दूसरी तरह की जो नालियाँ हैं बेटा वो है हमारे पास कैपिलरीज़। तो कैपिलरीज़ कब बनती हैं, आर्टरीज़ मज़ीद बारीक नालियों में, यानी कि डिवाइड एंड सब डिवाइड, वो ऐसे तकसीम होना शुरू हो जाती हैं और कुछ बारीक नालियाँ बनाते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा आर्टीरियोल्स। इनको हम आर्टीरियोल कहते हैं। और आर्टीरियोल मज़ीद बारीक होंगी तो आगे मज़ीद बारीक वेसल्स बनाएंगी जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज़ कहते हैं। तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। आर्टरीज़ जब बारीक हो रही हैं तो आगे क्या बना रही है बेटा, आर्टीरियोल्स बना रही हैं। क्लियर। और उसके बाद जब आर्टीरियोल मज़ीद फर्दर जो है वो बारीक होती हैं तो फिर क्या बनाती हैं बेटा, हमारे पास कैपिलरीज़ बनाती हैं। तो कैपिलरीज़ को हम नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन जो थर्ड टाइप है वो है वेन्स। अब वेन्स क्या करते हैं बेटा, कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। हर वो नाली जो दिल की तरफ, यानी कि बॉडी से, फ्रॉम बॉडी टुवर्ड द हार्ट, जिस्म से दिल की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं, उन नालियों को हम क्या कहते हैं बेटा, वेन्स कहते हैं। और इनके अंदर मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। यानी हम यहाँ पर वर्ड लगाएंगे मोस्टली, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, एक्सेप्शन हम ज़रूर देखते रहते हैं। अब इसमें रेड कलर में जो आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, इनको हम बेटा कहते हैं हम आर्टरीज़। ये आर्टरीज़ है हमारे पास, और इनका काम क्या होता है, ये हार्ट से किसकी तरफ लेकर आ रही है, बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। तो इनकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की डायरेक्शन है हार्ट से अवे है। और आर्टरीज़ जब बारीक हो रही हैं तो ये मज़ीद बारीक नालियाँ बना रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टीरियोल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, हम आर्टीरियोल्स। ठीक है, इनका डायमीटर कम होता है। क्लियर। और उसके बाद जब ये आर्टीरियोल्स मज़ीद बारीक हो रही हैं तो ये आपको यहाँ पर नालियाँ नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं कैपिलरीज़ कहते हैं। और कैपिलरीज़ आपस में मिलकर ये जो नालियाँ बना रहे हैं इनको हम कहते हैं वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स हैं, और वेन्यूल से आगे जो ये बड़ी नाली बन रही है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ब्लड है जब फ्लो करता है तो आर्टरीज से किस में आता है, आर्टीरियोल्स में आता है। आर्टीरियोल से फिर किस में फ़्लो करता है, कैपिलरीज़ में फ़्लो करता है, फिर वेन्यूल्स में, और फिर उसके बाद ये ह्यूमन हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो नालियाँ लेकर जाती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। क्लियर। तो ये आपने समझना है कि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो मज़ीद बारीक नालियों में जाएगा जिनको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर कैपिलरीज़ का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, आर्टीरियोल से बना हुआ है, इसके अंदर जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है टिश्यू और कैपिलरीज़ के दरमियान जो है मटेरियल का फ़्लो होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो मटेरियल वापस एब्जॉर्ब किया जाएगा उनको दोबारा वही कैपिलरीज़ के अंदर डाला जाएगा। यानी कि कैपिलरीज़ के अंदर दोनों तरह का ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड यहाँ से आर्टीरियोल से आ रहा होता है, और यहाँ पर चूँकि टिश्यू से दोबारा ब्लड को कैपिलरीज़ में जज्ब कराया जा रहा है तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कैपिलरीज़ में दोनों तरह का ब्लड यहाँ पाया जाएगा। ठीक है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में जाता है, और वेन्यूल से वेन, और वेन से किसकी तरफ जाता है बेटा, ये हार्ट की तरफ जाता है। तो हमने वेन की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि हर वो नाली जो हार्ट की तरफ, यानी कि बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती है उनको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और जो हार्ट से अवे लेकर जाते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज़ कहते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये थोड़े से डायग्राम समझ आ गई होगी।
एक और नुक्ता जो यहाँ पर नोट करने वाला है वो ये है, ये पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना, वो ये है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड रहता है, यानी कि ब्लड वेसल से बाहर ब्लड नहीं आता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा कौन सा निज़ाम बेटा, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, आप डायग्राम में आपको लग रहा होगा शायद यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैपिलरीज ही होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डायग्राम कम्प्लेक्स हो जाती है तो इसलिए मैंने सिंपल डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये भी ऐसे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, वो भी ऐसे बंद स्ट्रक्चर है, आगे वेन्यूल्स और वेन्स में जाकर ओपन होती हैं। तो यहाँ तक जो कंपोनेंट्स थे, 3 कंपोनेंट्स, उनको हमने ब्रीफली देखा है, डिटेल से नहीं देखा, अभी ब्रीफली, ताकि आपको डायग्राम भी समझ आ जाए और किस तरीके से ये ब्लड का फ्लो होता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब ज़रा फर्स्ट कंपोनेंट जो ब्लड वेसल्स में से पहली टाइप है, आर्टरीज, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आर्टरीज की सबसे पहले डेफिनेशन है। तो आर्टरीज क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वो टाइप जो हार्ट से दूर ब्लड को भेजती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टरीज कहते हैं। और इनके अंदर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट 2 नालियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो आर्टरीज हैं, आर्टरीज की बात हो रही है, 2 आर्टरीज ऐसी हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक तो बचपन से हम कुछ ना कुछ तो पढ़ के आ रहे हैं, मिडिल क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, वो कौन सी है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इनके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो हमें पता है। लेकिन इसके अलावा होती है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी, इसके अंदर भी बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपको, ये नई जो आर्टरी है इसका पता होना चाहिए। ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है, बच्चे और माँ के दरमियान जो कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा हम उसे कहते हैं। प्लेसेंटा से एक नाली जो है वो बच्चे से, वैसे एक नाली होती है जो प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब उस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो आर्टरी मौजूद है वो एम्बिलिकल आर्टरी कहलाती है, और जो बच्चे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मदर सर्कुलेशन में भेज रही होती है। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर भी क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको नोट करना है। क्लियर बेटा। अब उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, हैविंग नो वॉल्व इन द ल्यूमन। ल्यूमन कहते हैं अंदर वाली जो खाली जगह होती है, यानी कि ये आप मान लें कि जैसे आर्टरी है, इसके अंदर जो हॉलो स्पेस होते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ल्यूमन कहते हैं। तो इनके अंदर वॉल्व नहीं होते, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लेना है, इनके अंदर वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर। और इसमें जो लॉन्गेस्ट आर्टरी है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, हम एओर्टा कहते हैं, जहाँ पर ब्लड प्रेशर 400 से 500 mm ऑफ Hg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम है ना जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। क्लियर। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो आपने आर्टरीज के बारे में नोट करना है वो ये है कि इनके पास जो ल्यूमन होता है वो स्मॉल होता है। क्लियर। और इसके अलावा इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस इनकी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं। इसके अलावा और जो आपने पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं करना वो क्या है, वो ये है कि जो आर्टरीज होती हैं ये आगे फर्दर मज़ीद जो नालियों में डिवाइड होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टीरियोल्स। तो स्मॉलर वेसल्स बनेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, आर्टीरियोल्स कहेंगे। तो हमारे पास आर्टीरियोल्स का डायमीटर जो है वो चंद mm का होता है, यानी कि 2 to 3 mm जो है इनका डायमीटर होता है। जबकि अगर एओर्टा का देखा जाए तो ये 30 या 20 to 30 की रेंज में जो है इनका डायमीटर होता है, यानी कि सबसे बड़ी जो नाली है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो एओर्टा है। और ये मज़ीद बारीक नालियों में डिवाइड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियोल्स, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको पहले भी बताया। क्लियर बेटा। तो ये आर्टरीज का थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। ठीक है, आर्टरी की स्ट्रक्चर पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने नोट करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो वॉल ऑफ आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कवर भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इनको ट्यूनिका भी कहा जाता है। ट्यूनिका कहते हैं पर्दे को या कवर को। ठीक है। तो बेसिकली आर्टरी की वॉल को बनाने के लिए 3 कवर्स या 3 फोल्ड्स इस्तेमाल होते हैं, 3 पर्दे इस्तेमाल होते हैं। बाहर जो पर्दा है बेटा उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है एडवेंटिशिया की जगह पे आप यहाँ एक्सटर्ना वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्ना। ठीक है, ये सबसे आउटर कवरिंग है, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, मेडअप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। ठीक है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, फाइब्रस धागे की तरह की होती है, वो एक्सटर्नल लेयर को बना रही है। उसके बाद दरमियान वाली जो लेयर है उसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और ये मिडल लेयर है बेटा। क्लियर। और ये मैनी लेयर थिकन, ये काफ़ी मोटी तह है,
दूसरी जो लेयर है ना काफ़ी थिक है, और ये किस चीज़ की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। अब स्मूथ मसल्स आपको पता है कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स का क्या काम होता है, इलास्टिक फाइबर एक प्रोटीन होते हैं जिसको हम इलास्टिन कहते हैं, तो उसके बने हुए होते हैं, इलास्टिन के बने हुए होते हैं। ये लचक देती है इलास्टिक, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इलास्टिसिटी, लचक को कहते हैं। अब ये जो लचक है ये क्यों रखा हुआ है, एक तो थिक है, थिकनेस इनकी ज़्यादा है। क्यों थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि सर जो ट्यूनिक का मीडिया है ये इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और उनकी मैनी लेयर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, तो इसलिए इसकी थिकनेस ज़्यादा है। थिकनेस इसलिए कुदरत ने की है, जितना मस्कुलर ज़्यादा होगी ना उतना इनके अंदर कंट्रैक्शन सही से तरीके से होती है। अब ये कंट्रैक्शन, क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है, उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स की होते हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी या जिसे हम कहते हैं लचक पैदा करने के लिए होती है। उसकी वजह क्या है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट जो ब्लड पंप हो रहा होता है बेटा वो आर्टरीज में हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले एओर्टा में आएगा, एओर्टा से फिर आर्टरीज में जाएगा, फिर आर्टरी से जो आर्टीरियोल्स हैं, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। बहरहाल अगर ये ज़्यादा बारीक होती तो फटने के चांसेस थे। तो ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखा जाता है, यानी कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो ये फूल जाएंगे, तो जितना ज़्यादा फूलेंगे अंदर वाला जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा और जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा ना ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इलास्टिक फाइबर्स हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए मैनी लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्लियर। तो ये मैनी लेयर्स की वजह से इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जो इंटरनल लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा भी हम उसे कहते हैं, या इसके अलावा इंटीमा की जगह पे एक और जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होता है बेटा वो है इंटरना, ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं, और या इसके अलावा इसे ट्यूनिका इंटीमा भी कहा जाता है। अब ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर। और किस चीज़ की बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल लेयर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की एक टाइप है, और इसके अलावा इसके अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ये किसकी बनी हुई है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद स्मूथ मसल्स किस लेयर में होते हैं, मिडल लेयर में होते हैं, और सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर किस में होते हैं बेटा, बिल्कुल इंटरनल जो लेयर होती है उसमें मौजूद होती है। तो यहाँ तक हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जरा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर है बेटा ये, इसको हमने एक्सटर्नल लेयर, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ बेटा, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्लियर। और जो ये ब्लैक कलर में थिक लेयर नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो ग्रीन कलर में सबसे अंदर वाली ये लेयर नज़र आ रही है बेटा इसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, क्लियर। और जो इस ये तो हमारे पास ब्लड वेसल थी ना, अंदर वाली जो खाली जगह है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसके लिए दो जो है वो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ बुक्स के अंदर इसको ल्यूमन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और बाज़ बुक्स में इसके लिए बोर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो हम इसे बोर भी कह सकते हैं, या इसके अलावा हम इसे ल्यूमन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सी स्ट्रक्चर थी आर्टरी की। 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, और इसके अलावा ल्यूमन किसे कहते हैं, बोर किसे कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर बेटा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। तो आर्टरीज के अंदर बेटा वैसो कंट्रैक्शन भी होती है, और इसके अलावा वैसो डायलेशन भी होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं और वैसो डायलेशन किसे कहते हैं, एक इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये तो वैसो कंस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ए आएगा। वैसो कहते हैं ब्लड वेसल्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कंट्रैक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्ट होना। तो वैसे कंस्ट्रिक्शन के अंदर जो है आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होंगे। अब ये ज़रा आप इसको इस तरह देखें, ये जब कंट्रैक्ट होंगी तो दरमियान वाला जो ल्यूमन है या बोर है उसका साइज़ या उसका डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन आर्टरीज काज वैसो कंस्ट्रिक्शन, इससे हमारे पास क्या होती है, हमारी जो खून की नालें हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस किसका कंट्रोल होता है, नर्वस और इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी खून की नालियों के साइज़ को कम करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन के लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है।
तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये भी क्या करता है, हमारी खून की नालियों के साइज़ को कम कर देता है। तो अगर खून की नालियों का साइज़ कंस्ट्रिक्ट हो रहा है स्मूथ मसल्स की जैसे कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स के साइज़ को कम करते हैं। अब उसमें हमारे पास आप लोगों ने एक हार्मोन याद रखना है, सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है बेटा, आगे खून की नालियों के साइज़ को कम करता है, तो इससे डायमीटर कम हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ। सिंपल आप समझ सकते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना होता है, या दूसरा ये काम होता है कि थर्मो रेगुलेशन। मैं आपको सिर्फ एक फैक्टर समझा देता हूँ जो कि थर्मो रेगुलेशन का है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस जो है वो थर्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्पफुल है, अब जरा हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सर्दियों के अंदर हमारे पास टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारे कुछ जो हिस्से हैं उनके अंदर ब्लड की सप्लाई है उसको कम किया जाता है। जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारे पाँव हैं, इसके अलावा हमारे जो ईयर हैं, कान वगैरह हैं, ये डायरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं। अब चूँकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं तो ब्लड का फ्लो अगर इधर ज़्यादा होगा तो हीट निकल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में चली जाएगी। हमें तो हीट को कंजर्व करना है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इन हाथों के और पाँव के और इसके अलावा कानों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके साइज़ को कम किया जाता है, यानी वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाई जाती है। ब्लड की सप्लाई कम होगी, ब्लड का फ्लो भी कम होगा और हीट का लॉस कम हो सकेगा। इस तरीके से वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है हेल्पफुल है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा फिनोमिना है बिल्कुल उसके उलट है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसो डायलेशन, यानी वैसो ब्लड वेसल को कहते हैं। डायलेट का मतलब होता है कि उसका फूल जाना, खून की नालियों का फूल जाना। इससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? और ये कब होता है, जब जो दरमियान वाली लेयर में मौजूद स्मूथ मसल्स हैं वो जब रिलैक्स होते हैं तो हमारी ब्लड वेसल डायलेट होती है और इनका डायमीटर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, वैसो डायलेशन। ये भी एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पास हिस्टामाइन हार्मोन है, ठीक है, हिस्टामाइन ये क्या करता है बेटा, आपकी जो ये वैसो डायलेटर है, आपके ब्लड वेसल्स के साइज़ को बढ़ा देता है। तो ब्लड की सप्लाई कब ज़्यादा होगी, यही बात अब सर्दियों की बात हम समझ सकते हैं। हमारे जो ये जो विजुअल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं इनकी तरफ ब्लड की बढ़ा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फैट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो फैट्स की वजह से इंसुलेशन का प्रोसेस यहाँ पर ज़्यादा होता है और ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो सकेगा। अब यहाँ इन ब्लड वेसल्स के पास वैसो डायलेशन होगी क्योंकि ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम होगी, डायमीटर इंक्रीज़ किया जाएगा और ब्लड मैक्सिमम जो है वहाँ पर फ्लो करवाया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है वैसो डायलेशन। ये भी हमें किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, आर्टरीज़ के अंदर। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक नहीं और इसके अलावा स्ट्रक्चर हमने देखा है। ये शॉर्ट आपने याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। एक और प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है वो ये है कि पल्स जो आप फील करते हो, पल्स, ठीक है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है उसको हम पल्स कहते हैं। अब वो पल्स भी आप फील करते हो किसके अंदर बेटा, आर्टरीज़ के अंदर, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा होता है। तो इनके अंदर डायलेशन भी होती है, कंस्ट्रिक्शन भी होती है, ठीक है। तो पल्स को आप किस में फील कर सकते हो, आर्टरीज़ के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ तक ये जो प्रोसेस था, ये जो टॉपिक था आर्टरीज़ का, ये कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आर्टरीज़ के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एथेरोसाइक्लोडियोसिस, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा हमने आर्टरीज़ वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो नेक्स्ट एक सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है हमारे आर्टरीज़ वाले टॉपिक के अंदर, वो बेसिकली है हमारे पास एथेरोसाइक्लोडियोसिस है। अब एथेरोसाइक्लोडियोसिस बेसिकली है क्या, दो डिजीज़ का कम्बिनेशन है, एक है एथिरोमा और दूसरा है आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस। इन दो डिजीज़ का कम्बिनेशन है एथेरोसाइक्लोडियोसिस। तो आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस बेसिकली है क्या, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। ये टर्म क्यों इस्तेमाल की गई है, ग्रुप ऑफ डिजीज़, इसके काजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस के फैक्टर्स जो इसको काज करते हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। कैरेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग ऑफ वॉल, कि एक इसमें हो क्या रहा है, आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो थिक हो रही हैं और उनकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि दो इस पर जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं आर्टरीज़ के ऊपर। एक तो जो आर्टरीज़ की जो दरमियानी लेयर है, स्मूथ मसल्स, वो क्या हो रहे हैं बेटा, थिक हो रहे हैं, उनकी थिकनेस में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, इलास्टिसिटी भी ख़त्म होती जा रही है, यानी कि हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो गए हैं। अगर ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस कहते हैं। तो दूसरा है एथिरोमा। एथिरोमा क्या है, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस। ये बेसिकली आर्टीरियोसाइक्लोडियोसिस की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोसाइक्लोडियोटिक प्लाक बन जाता है,
यानी कि एक प्लाक बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एथेरोसाइक्लियोटिक प्लाक कहेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं वो थिक हो जाती हैं और उसी प्लाक की वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारी आर्टरीज़ की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब वो जो प्लाक बनता है वो किस वजह से बनता है, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हमारी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि बेसिकली ये लिपॉइड मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रोल भी साथ ऐड होते हैं। कोलेस्ट्रोल दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, ठीक है। हमारी बुक में जब प्लाक का वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, तो वो येलो प्लाक जो है वो बेसिकली आगे लिखा हुआ है दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है। वो क्या क्या है, एक तो लिपिड और दूसरा क्या है बेटा, कोलेस्ट्रोल। तो हम उस प्लाक को कहते हैं एथेरोसाइक्लियोटिक प्लाक कहते हैं, ठीक है। और वो किस वजह से बना है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक टच दिया है कि लाइपोप्रोटीन होते क्या हैं बेसिकली। देखिए बेटा, आपके जो आप खुराक खाते हो, घी वगैरह खाते हो, ऑयल का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो जो फूड के अंदर ऑयल है या घी है उसके अंदर होते हैं हमारे पास लिपिड्स या फैट्स वगैरह होते हैं। लिपिड्स की दो टाइप्स हैं, फैट्स, ऑयल्स वगैरह हम उन्हें कहते हैं। फैट्स के इसके अलावा लिपिड की जो दूसरी टाइप है कोलेस्ट्रोल, वो भी उसके अंदर मौजूद होता है। अब ये जो जितने भी लिपिड्स हैं ये हमारे ब्लड इनसॉल्युबल हैं, यानी कि हमारे ब्लड में हल नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पानी के अंदर आप ऑयल के कुछ कतरे डालें और उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ऑयल उसमें हल नहीं होगा। इसी तरह आपके जो फैट्स हैं वो ब्लड के अंदर जब तक डिज़ोल्व नहीं होंगे, लिपिड जब तक डिज़ोल्व नहीं होगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर रहता है। तो फिर इससे अगर ये इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो फिर ये ब्लड के अंदर जो है ऐसा ऐसा जमना शुरू हो जाएगा और उससे प्लॉक्स वगैरह, लोथड़ वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इसको कैसे हम इसको डाइजेस्ट करें, तो सबसे पहले इसे ब्लड सॉल्युबल बनाया जाता है, यानी कि पहले ब्लड में हल होगा फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाएगा ना। तो ब्लड सॉल्युबल बनाने के लिए उस लिपिड्स को, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, फैट्स और कोलेस्ट्रोल के बाहर एक प्रोटीन की जो है वो तह चढ़ाई जाती है, कवर चढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एपो ए प्रोटीन, एपो ए प्रोटीन। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से प्रोटीन और इसके अलावा फैट्स प्लस कोलेस्ट्रोल, चूँकि ये लिपिड्स हैं, ठीक है, इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास बनता है बेटा लाइपोप्रोटीन बनता है। क्लियर। तो ये एक फिनोमिना है लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन का, कि ऐसे क्यों बनाया जाता है इसे। तो लाइपोप्रोटीन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल है ब्लड के अंदर, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाहर एपो ए प्रोटीन का कवर चढ़ाया जाता है। अब ये ब्लड सॉल्युबल बन जाते हैं, हमारे ब्लड में हल हो सकते हैं, तो ईजिली हम उसे डाइजेस्ट कर सकेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास लाइपोप्रोटीन है। अब लाइपोप्रोटीन की दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। दो टाइप्स इसकी होती हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ना, यही हमारे अंदर प्लाक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उस प्लाक की वजह से होगा क्या, ये ज़रा हम थोड़ा सा देखते हैं। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अलावा हमारा लिवर भी ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। अब इसमें क्या होता है, आपने जो खुराक खाई है, ठीक है, उस खुराक से आपको मिली है फ़ैट। अब ये जो फ़ैट है ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है इसको आगे लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपोप्रोटीन बनाती है उसको हम कहते हैं LDL, यानी कि कहने का क्या मतलब है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डिपॉजिटेड इन आर्टीरियल वॉल, ये आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे पास एथेरोसाइक्लियोटिक प्लाक बनता है। अब वो कैसे बनता है वो ज़रा पॉइंट समझें। तो होगा क्या, आपके जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसमें फ़ैट्स भी हैं, उसमें कोलेस्ट्रोल भी है। ये जो फैट्स एंड कोलेस्ट्रोल है आपकी जो आर्टरीज़ की वॉल हैं उसमें जमा होना शुरू हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फैट्स एंड कोलेस्ट्रोल, जो ग्रीन कलर में डॉट बनाए हुए हैं ये फैट्स और कोलेस्ट्रोल को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये आर्टरीज़ की वॉल में जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, फैट्स की होती है बेटा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन, इसकी होगी बेटा ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो जब ऑक्सीडाइज फैट को फिर कौन खाने आएगा, ये खुराक बन जाएगी किसकी, हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल की टाइप है, वो इसको ऑक्सीडाइज फैट को निकल लेते हैं। अब ऑक्सीडाइज फैट को जब ये निकलते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, ये फॉर्म सेल बन चुके हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा, फॉर्म सेल्स। तो जहाँ पर फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए हैं आर्टरीज़ की वॉल के अंदर, वहाँ पर मैक्रोफेजेस भी आ चुके हैं उनको निगलने के लिए फैट्स को, ऑक्सीडाइज फैट को। अब उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्म सेल। रेड कलर में यहाँ पर जो मैंने बनाए हुए हैं तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, उनको हम फॉर्म सेल्स कहते हैं, वो भी वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और कैल्शियम भी वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पर मजबूती देने का काम करता है। और फिर उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कुछ धागे बन रहे हैं
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये इन 4-5 चीज़ों की डेपोजिशन से, जमा होने से जो हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड मैस बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एथेरोसाइक्लोडियोटिक प्लेक हम उसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जमा हुई हैं, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से मिले हैं, वो यहाँ जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि इनको हम जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकते। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है ना, उनको हम अपनी बॉडी से बाहर नहीं भेज सकते, बल्कि ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी वॉल में जज्ब होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो उसके जज्ब होने के बाद उनको खाने के लिए मैक्रोफेज है, उन्होंने निगला तो वो फॉर्म सेल बन गया, वो भी वहीं पर जमा हो गया। तीसरे नंबर पर है कैल्शियम आयन भी जमा होना शुरू हो गया, जो कि हार्डनेस, सख्ती देते हैं। चौथे नंबर पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। तो इनके जमा होने से एक तो मजबूती यानी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, आप जो है वो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो गए, हार्ड हो गई है, सख्त हो गई वॉल। ठीक है, और इनके जमा होने से क्या होता है कि ये प्लॉक फॉर्मेशन की, जैसे ये अब चूँकि यहाँ पर अंदर बन चुका है, तो ये वॉल ऐसे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी, वो जगह स्वेल हो जाएगी, वो जगह थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इसके जमा होने से क्या होता है, ये जो वॉल है ये थिक हो चुकी है। अब इसकी थिकनेस से आप देख रहे हैं कि जो आर्टरीज़ की इंटरनल जो ल्यूमन है वो कम होना शुरू हो गया, देख लें यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो इनकी रिडक्शन से क्या होता है, ब्लड फ्लो में रुकावट आना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी इससे हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये नुकसान होता है हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से, जो प्लाक बनते हैं उससे ब्लड का फ्लो मेंटेन नहीं रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, और इससे रिजल्ट जो है आगे हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हैं, जो कि आगे हम इसको देखते हैं। तो ये नुकसान है हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, कि वो किस तरीके से प्लाक बनाकर हमारी आर्टरीज को बंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं बेटा, ये इनको कौन सेंथिसाइज करता है, इनको सेंथिसाइज करता है लीवर, यानी कि ये हमारी खुराक से नहीं आती बल्कि ये लीवर से आती है, और इनको हम बॉडी से बाहर यानी कि आउटसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आउटसाइड बॉडी हम क्या करेंगे बेटा, इन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, लीवर इनको बनाएगा और इनको ब्लड में भेज देगा। ब्लड में ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है ना, ये क्या करेंगी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे खून के अंदर दौड़ेगी, जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जो किस में मौजूद है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, क्योंकि फैट्स प्लस कोलेस्ट्रॉल का कम्बिनेशन है ना, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो हमारे पास हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में होता है उसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करती है, हमारे ब्लड में घूमती रहती है, और जहाँ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है, उसको जमा करके उसके बाहर ऐसे प्रोटीन का कवर कर उसे लेकर आती हैं, और फिर उसके बाद लीवर की जो डक्ट होती है ना, बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट के ज़रिए इसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाला जाएगा। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन है कि किस तरीके से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर रही है। तो ये हमने कुछ केस देखा है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का। तो हमने ये तो देख लिया कि प्लाक फॉर्मेशन होती है, प्लाक बन चुका है, ठीक है, रुकावट आ चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर प्लाक जो है वो रप्चर हो जाए, यहाँ पर अभी रप्चर नहीं हुआ, ठीक है, बन तो चुका है, लेकिन अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, ये एट लास्ट ये प्लाक जो है वो रप्चर हो जाएगा। जहाँ पर ये रप्चर होता है तो हमारी आर्टरीज़ की वॉल हो जाती है रफ़, और रफ़ सरफेस पर क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो खून के लोथड़े बने हैं ना, उनको हम कहते हैं थ्रोम्बस, ये हमारे थ्रोम्बस बनेगी, ठीक है। तो थ्रोम्बस और प्लाक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि थ्रोम्बस क्या है, प्लाक क्या है। प्लाक इन चीज़ों का कम्बिनेशन है, लेकिन प्लाक के फटने की वजह से वहाँ अगर खून के लोथड़े बनना शुरू हो गए तो वो खून के लोथड़े क्या कहलाएंगे, थ्रोम्बस। यहाँ जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये प्लाक बना हुआ था, प्लाक रप्चर हुआ है और वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो गए, ये जो ब्लड क्लॉट्स बने इनको हम क्या कहेंगे बेटा, थ्रोम्बस कहेंगे। ये है जी थ्रोम्बस, और इसके अलावा ये क्या है जी, प्लाक हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो चुका है बेटा, रप्चर हो चुका है। तो अब एक तो प्लाक है जो कि बहुत हार्ड भी है क्योंकि कैल्शियम भी है उसमें, और इसके अलावा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी है, और दूसरा वहाँ पर ब्लड के जो है क्लॉट्स जमा हो गए, अब पूरी आर्टरीज बंद हो जाएंगी, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। और इसकी ब्लॉकेज से रिजल्ट क्या निकलता है, इसकी ब्लॉकेज से आपके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, तो हार्ट अटैक आ सकता है अगर ये प्लाक और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या MI भी हम इसे कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्लियर। और उसके बाद दूसरा इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है बेटा, दूसरा होता है सेरिब्रल इन्फार्क्शन भी हम इसे कहते हैं।
इन्फेक्शन। तो इन दोनों टॉपिक को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रोक। तो अगर ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है किसके अंदर, आपकी कोरोनरी आर्टरी में, तो हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाएगी और उससे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हो चुका है। और उसके बाद अगर ये प्लाक या थ्रोम्बस बने आपके जो ब्रेन की जो आर्टरीज़ हैं उनकी तरफ बने, तो वहाँ ब्रेन के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल इन्फेक्शन, या हम उसे क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोक कहते हैं। तो ये आर्टीरियोसाइकिडियोसिस, एथेरोसाइक्लियोसिस का आपने देख लिया कि एथेरोसाइक्लियोसिस की जैसे हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो थिक हो जाती हैं, अंदर वाला ल्यूमन कम पड़ जाता है, प्लाक बनना शुरू हो जाते हैं, प्लाक रप्चर होते हैं तो थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और फटना शुरू हो जाती हैं। इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसके अलावा इंसान को स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आर्टरीज़ और इसके अलावा जो है जो एथेरोसाइक्लियोसिस जो कि एक डिजीज़ है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैपिलरीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।